अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कैरोलाइन पीरियड। कैरोलाइन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को सेपरेटली बनाने का मेन पर्पस जो है वो यही है कि स्टूडेंट्स को जो है स्पेसिफ़िकली इस एज के बारे में इंफॉर्मेशन अलहदा से मैं दे सकूं, ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को जैकोबियन एज के बारे में और कैरोलाइन एज के बारे में या फिर प्योरिटन एज के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि कौन सा पीरियड, कौन सा इंसिडेंट कौन सी एज में हुआ और कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, लिटरेरी जॉनरास जो हैं कौन कौन सी एज में रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस एज की लिटरेरी प्रोडक्शन के बारे में, उसके अलावा इस एज के राइटर्स उन्होंने जिन जिन डिफरेंट जॉनरास को डेवलप किया था, उसके अलावा उस टाइम पीरियड के मेजर फिगर, मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन्होंने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को इम्पैक्ट किया था, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम उन लिटरेरी फीचर्स को पढ़ेंगे जो कि इस एज में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड का जो भी लिटरेचर है, जो भी पोएटिक मूवमेंट्स हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, कैरोलाइन एज का जो टाइम स्पैन रहा वो 1625 से लेके 1649 तक रहा। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में जो किंग था वो था चार्ल्स वन। जैसा कि हमने जैकोबियन एज में डिस्कस किया था कि जैकोबियन एज में किंग जेम्स वन थे और उनके बाद रूलिंग पे आते हैं उनके बेटे किंग चार्ल्स वन। ठीक है, और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को कैरोलाइन एज भी उन्हीं के नाम की वजह से कहा जाता है। अगर हम इनके नाम का लैटिन वर्जन देखें, यानी कि जो वर्ड कैरोलाइन है वो निकला है कैरोलस से। ठीक है, जिसका मतलब है चार्ल्स। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के नाम पे इस टाइम पीरियड को कैरोलाइन एज कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड 1625 से लेके 1649 का जो टाइम है ये कवर करता है चार्ल्स वन के पीरियड को। ठीक है, और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड में एक टाइम आता है 1620 से लेके 1660 तक का टाइम, जिसमें प्योरिटन एज को कवर किया गया। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसमें हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे प्योरिटन एज पे। उसके अलावा फ्रेंड्स, क्या हुआ इस टाइम पीरियड में जो डोमिनेट थी वो ग्रोइंग रिलीजियस था। ठीक है, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड जो था वो ग्रोइंग था, और एक आप कह रहे हैं वार चल रही थी किंग के बीच में और उसके जो सपोर्टर हैं, और उसके अलावा जो उसके ओपोजिट लोग हैं यानी कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं, उनके बीच में एक वार चल रही थी। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ मेजर फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिन फैक्ट्स ने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था, इन्फ्लुएंस किया था। फर्स्ट हमारे पास जो फैक्ट है वो है सिविल वार। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में सिविल वार चल रही थी। सिविल वार क्यों चल रही थी, किन के बीच में चल रही थी? फ्रेंड्स, सिविल वार चल रही थी पार्लियामेंटेरियंस के बीच में। ठीक है, उसके अलावा जो किंग के सपोर्टर थे यानी कि चार्ल्स वन के जो सपोर्टर थे, कैवेलियर उनको कहा जाता है, कैवेलियर पोइट्स का नाम दिया जाता है, उनके बीच में वार चल रही थी। और राउंड हेड्स के दरमियान, राउंड हेड्स कौन थे? जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। फ्रेंड्स, किंग के जो सपोर्टर थे उनको हम कहते हैं रॉयलिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके अलावा वो कैवेलियर पोइट्स थे जो किंग को फॉलो करते थे, और उन कैवेलियर पोइट्स को हम सन ऑफ बेन जॉनसन भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, सिविल वार जो थी ये क्यों स्टार्ट हुई थी? सिविल वार इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि जो किंग था चार्ल्स वन, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है, ये लोगों का पैसा ज़ाया कर रहा था, लोगों का टाइम ज़ाया कर रहा था। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वर्क्स कर रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस टाइम के जो रेन यानी कि चार्ल्स वन के टाइम पीरियड में एक ग्रुप अपेयर हुआ। ठीक है, वो ग्रुप था प्योरिटन्स का। उन्होंने एक कंपेन चलाई जिसमें उन्होंने लोगों को अवेयर किया, उनको बताया कि चार्ल्स वन जो है वो उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, उनका पैसा ज़ाया कर रहा है। तो फ्रेंड्स, प्योरिटन जो थे वो कहते थे कि वो प्योर हैं। ठीक है, वो खुद को प्योर बोलते थे और वो चाहते थे कि प्योरिटी ही हो मुल्क के अंदर। तो फ्रेंड्स, उन्होंने उनकी जो कंपेन थी, इस कंपेन की वजह से जो सिविल वार थी ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स, सिविल वार में क्या हुआ, चार्ल्स वन का जो बेटा था चार्ल्स टू, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, वो भी वहाँ से भाग निकला। और फ्रेंड्स, 1649 में चार्ल्स वन को बिहेड कर दिया गया और जितने भी उसके सपोर्टर थे उनको भी डिफीट कर दिया गया। तो इसी तरह इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि कोई भी जो है
किंग नहीं था इस टाइम पीरियड में फिर रहा, और कोई भी प्रिंस नहीं था। तो इसलिए वहाँ पर एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसको हम इंटररेग्नम पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स, इंटररेग्नम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें किंग को उसके रूलिंग के दौरान निकाल दिया जाता है, बिहेड कर दिया जाता है या फिर थ्रोन से उतार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्ट है वो है राइज ऑफ प्योरिटनिज्म। जैसा कि हमने बात की, जब किंग को बिहेड कर दिया गया तो वहाँ पर कोई भी किंग नहीं रहा, ना कोई प्रिंस रहा, तो इस तरह उस टाइम पीरियड को इंटररेग्नम पीरियड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में कोई किंग नहीं था, प्रिंस नहीं था, तो पावर किन के पास चलेगी? प्योरिटनिज्म के पास चलेगी। तो प्योरिटन्स ने क्या किया कि वहाँ पर प्योरिटनिज्म की वजह से लोगों में मोरालिटी आई, लोगों का जो मोरल एक बिहेवियर था वो चेंज हुआ, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल, रिलीजियस और मॉरल चेंजेस आए थे, ठीक है। उस टाइम पीरियड में रीबर्थ हुई थी इंसान की मॉरल नेचर की। नेक्स्ट जो फीचर है वो है थिएटर वर क्लोज, यानी कि 1642 में क्या हुआ फ्रेंड्स? 1642 में थिएटर्स जो थे वो क्लोज हो गए, ठीक है। थिएटर्स को बंद कर दिया गया और ड्रामा का डिक्लाइन इसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब थिएटर नहीं होंगे तो परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी, स्टेज परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी। तो ये भी एक ग्रेट फीचर है, ग्रेट फैक्ट है जिसने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। उसके बाद आ जाता है किंग वॉज बिहेडेड। किंग बिहेड कर दिया गया था, जैसा कि हमने पहले सिविल वार में बात की कि किंग को बिहेड कर दिया गया था। और उसके अलावा किंग चार्ल्स II जो था, उनका बेटा प्रिंस, वो भी वहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया गया, निकाल दिया गया, भाग गया वो भी फ्रांस की तरफ। उसके बाद जो आ जाता है वो है ओलिवर क्रोमवेल अमर्ज, यानी कि जब इंटररेग्नम पीरियड था उसके बाद एक किंग आया, एक रूलर आया जिसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल। तो फिर इसका वहाँ पे जो है दौरा स्टार्ट हो गया था, इसकी रूलिंग वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को जिसमें ओलिवर क्रोमवेल आया था उसको हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं, और प्यूरिटन एज भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ लिटरेरी फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फीचर्स हैं कैरोलाइन एज के, कैरोलाइन पीरियड के। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास जो है वो डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। अब यहाँ पे ऑफ लिखते हैं, ऑफ ड्रामा, यानी कि डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, ड्रामा का डिक्लाइन। फ्रेंड्स, ड्रामा का डिक्लाइन कैसे हुआ? फ्रेंड्स, शेक्सपियर के बाद इंग्लिश ड्रामा का डिक्लाइन होता गया, ठीक है। जैसा कि हमने जैकोबियन एज में बात की थी कि कुछ राइटर्स थे जैकोबियन एज में, जेम्स I के पीरियड में, जो कि ड्रामा को लिख रहे थे और लोगों की डिज़ायर्स को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और बेन जॉनसन जैसे राइटर्स थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो ड्रामा के जो क्लासिकल रूल्स हैं उनको मेंटेन रखें। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ? कैरोलाइन एज में, कैरोलाइन पीरियड में ड्रामा जो था ये अपनी पॉपुलैरिटी खोता गया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी जा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रोज लिखा जा रहा था। प्रोज जो था वो इस टाइम पीरियड में अपनी पीक पर था। तो फ्रेंड्स, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का जो टेस्ट था वो चेंज होता जा रहा था, लोग प्रोज और पोइट्री की तरफ आते जा रहे थे। तो इस वजह से ड्रामा का डिक्लाइन हुआ। जो हमारे पास फीचर है वो है एलिजाबेथन पीरियड डिसअपीयर। फ्रेंड्स, एलिजाबेथन टाइम पीरियड की जो पीरियड थी, जो इस टाइम पीरियड का लिटरेचर, जो इफेक्ट्स थे, वो इन्फ्लुएंसेस थे, वो ख़त्म होते गए, डिसअपीयर होते गए। उसके बाद जो फीचर आता है वो है 3 टाइप्स ऑफ पोइट्री अपेयर, यानी कि पोइट्री की 3 टाइप्स जो थी वो अपेयर हुई थी। पोइटिक मूवमेंट जिसको कहा जाता है, जिसमें मेटाफिजिकल पोइट्री आ जाती है, कैरोलाइन कैवेलियर पोइट्री आ जाती है, और फ्रेंड्स उसके अलावा प्योरिटन पोइट्री आ जाती है। और ये भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मशहूर हुई थी, पोइट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। तो इसी वजह से भी ड्रामा का डिक्लाइन हुआ था। और फ्रेंड्स, इसको हम मज़ीद जाके डिस्कस करेंगे पोइटिक पॉइंट के ऊपर। उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फीचर है वो है रेनेसांस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू, यानी कि जो रेनेसां पीरियड के इन्फ्लुएंस थे वो अभी भी मौजूद थे, ठीक है। उसके अलावा सरमन्स, पम्फलेट्स एटसेट्रा वर रिटन इन प्रोज, जितने भी सरमन्स लिखे जा रहे थे, जितने भी पम्फलेट्स, डायरीज लिखी जा रही थी, वो तमाम चीज़ें जो है प्रोज की फॉर्म में लिखी जा रही थी, ना कि ड्रामा या वर्सेस की फॉर्म में। उनको प्रोज की फॉर्म में लिखा जा रहा था। तो ये शो करता है कि प्रोज जो है वो अपनी पीक पे था, प्रोज पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा था। फ्रेंड्स, लिटरेचर ऑफ कैरोलाइन पीरियड को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैरोलाइन एज में पोइटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसमें जो है लिटरेचर जो डिफरेंटली लिखा जा रहा था। फ्रेंड्स, इस पीरियड में इंग्लिश हिस्ट्री और लिटरेचर में 3 पोइटिक मूवमेंट्स जो थी वो आई थी, ठीक है। उनमें फर्स्ट जो थी वो थी प्योरिटन पोइट्री, ठीक है, सेकेंड कैवेलियर पोइट्री, थर्ड जो थी वो मेटाफिजिकल पोइट्री थी। फ्रेंड्स, प्योरिटन पोइट्री जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लैंड में जो है 17th सेंचुरी हुई, तो जो पोइट्स जो थे, जो इस पोइटिक मूवमेंट में शामिल थे, वो इस बात को एग्री नहीं करते थे कि कोई भी किसी किस्म की फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया जाए पोइट्री के अंदर, ठीक है, और पोइट्री को जो है काफ़ी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स बना के पेश किया जाए। तो इसीलिए वो इस बात के साथ एग्री नहीं थे कि फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, जैसा कि सिम्बली, मेटाफर, एग्जैजरेशन या हाइपरबोल वगैरह, ये तमाम चीज़ें यूज़ की जाएँ। वो चाहते थे कि सिंपल लिखा जाए ताकि उसको तमाम लोग इजीली समझ सकें। तो फ्रेंड्स, इन पोइट्स में जो प्योरिटन पोइट्री में जो पोइट्स आते हैं, जो जिनकी ये
राय थी कि पोइट्री में फिगरेटिव लैंग्वेज को कम यूज़ किया जाए, उनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर है वो है जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पोइट्री है वो है कैवेलियर पोइट्री। फ्रेंड्स कैवेलियर पोइट्री जो है ये 17th सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ राइटर्स अपीयर हुआ था, ठीक है। ये लोग किंग को जो है फॉलो करते थे, किंग को सपोर्ट करते थे, ठीक है, किंग की काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते थे, उसके बारे में लिखते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही लोग जो थे ये किंग के सपोर्टर थे जो कैवेलियर पोइट्री लिखते थे, ठीक है। कैवेलियर पोइट्री जो लिखते थे फ्रेंड्स उनमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो है रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कार्यू, रिचर्ड लवलेस, उसके अलावा रिचर्ड लवलेस फ्रेंड्स शामिल हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ राइटर हैं, पोइट हैं जो कि कैवेलियर पोइट्री लिखते थे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो पोइटिक मूवमेंट है वो है मेटाफिजिकल पोइट्री। फ्रेंड्स मेटाफिजिकल पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कोलोक्वल डिक्शन का, ठीक है। ओरिजिनल कंसीट्स यूज़ होती हैं, आयरनी यूज़ होती है, हाइपरबोल, पन्स और मीटर्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री में, ठीक है। और ये फ्रेंड्स 3 काइंड्स थी पोइट्री के जो कि लिखी जाती थी इस टाइम पीरियड में। फ्रेंड्स अगर मेटाफिजिकल पोइट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनकी बात करें तो हमारे पास जॉन डन जो हैं, उसके अलावा हेनरी वैगन, एंड्रू मार्वल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा लिखा था, यूज़ किया था अपनी राइटिंग में ओरिजिनल कंसीट्स को यूज़ किया, पन्स, हाइपरबोल, मीटर वगैरह को अपनी राइटिंग में काफ़ी हद तक यूज़ किया था। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रोज ऑफ कैरोलाइन एज, यानी कि कैरोलाइन पीरियड में जो प्रोज था उसकी हम बात करते हैं। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में प्रोज को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। यूँ हम कह सकते हैं कि प्रोज जो था ये एक टाइम था, एक मींस दिस टाइम वाज रिच इन प्रोज। फर्स्ट टाइम जो राइटर्स थे उन्होंने लैटिन के बजाय इंग्लिश में वो लिख रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम प्रोज की ग्रेट एग्जांपल देखें या इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस देखें, जिन्होंने जिस चीज़ ने इस बुक ने इनको इन्फ्लुएंस किया था प्रोज लिखने में, वो था बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन, ठीक है, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। बाइबल जिसकी ट्रांसलेशन की गई थी जैकोबियन एज में, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक सुप्रीम एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल है इंग्लिश प्रोज स्टाइल की, जो कि सिंपल था, प्लेन था और नेचुरल था, ठीक है। और फ्रेंड्स इसी स्टाइल ने यानी कि बाइबल के ऑथराइज्ड वर्जन ने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को, प्रोज को जो है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था और इसी से इन्फ्लुएंस होकर राइटर्स जो थे वो प्रोज लिख रहे थे। फ्रेंड्स फर्स्ट हमारे पास जो प्रोज राइटर हैं वो हैं जर्मी टेलर। फ्रेंड्स जर्मी टेलर जो हैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हैं प्रोज की दुनिया में, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर थे प्रोज लिखने में। फ्रेंड्स इनको इनके सरमन्स की वजह से जाना जाता था, ठीक है। इनके सरमन्स में जो फर्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, ठीक है। उसके अलावा होली लिविंग एंड होली डाइंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सरमन है, आप लोगों को ये याद रखने, अगर आप पढ़ना चाहें तो भी आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो है सर थॉमस ब्राउनी। फ्रेंड्स सर थॉमस ब्राउनी ये एक फिजिशियन थे, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर हैं इस टाइम पीरियड के। फ्रेंड्स इनकी राइटिंग में अगर हम देखें तो ये पर्सनल और इंटीमेट राइटर थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके वर्क हैं वो हैं वल्गर एरर्स, उसके अलावा हाइड्रोटैपिया, उसके अलावा रिलीजियो मेडिक जो हैं ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर आते हैं वो है जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं प्रोज राइटिंग के, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोज को लिखा था ड्यूरिंग मिडल पीरियड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि इनकी लाइफ का जब मिडल पीरियड चल रहा था तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोज लिखा था। फ्रेंड्स इनके प्रोज लिखने के जो टॉपिक्स होते थे वो पब्लिक होते थे, यानी कि पब्लिक जिस चीज़ को पसंद करती थी, जिस चीज़ की तरफ उनका जो है आप कह लें रुझान होता था, उसके बारे में ये लिखते थे, ठीक है। उसके अलावा इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है जो कि प्रोज वर्क है वो है एरोपेजिट का, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान इंग्लिश प्रोज जो है वो हर लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था, इतना रिच था कि हर टाइप के आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता था, ठीक है। जो भी आइडियाज़ हों, चाहे वो साइंटिफिक हों, रिलीजियस हों, फिलोसफिकल हों या फिर पोइटिक हों या पर्सनल हों, तमाम जो मौज़ूआत थे उन तमाम लिहाज से जो है इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को लिखा जाता था, प्रोज फॉर्म में लिखा जाता था। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ड्रामा ऑफ कैरोलाइन पीरियड। फ्रेंड्स कैरोलाइन पीरियड में क्या हुआ कि ड्रामा का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसा कि हमने जैकोबियन एज में बात की थी कि ड्रामा को लिखा तो जा रहा था, लोगों की डिज़ायर्स, ऑडियंस की डिज़ायर्स को तो पूरा किया जा रहा था, लेकिन फ्रेंड्स इसमें वो बात नहीं थी जो शेक्सपियर, बेन जॉनसन या फिर क्रिस्टोफर मार्लो जैसे राइटर्स के ड्रामास में बात होती थी। फ्रेंड्स कैरोलाइन एज में ड्रामा कैसे डिक्लाइन होता गया? फ्रेंड्स इंग्लैंड के अंदर शेक्सपियर के बाद ड्रामा का डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में
जो ड्रामाटिस्ट थे वो शेक्सपियर की जो एक स्टाइल था उसको मेंटेन नहीं रख सके, ठीक है। उसमें जो है एक आप कह लें कि डिक्लाइन आता गया। फ्रेंड्स, जैकोबियन एज में भी राइटर्स ने काफ़ी कोशिश की कि वो ड्रामा को मेंटेन रखें, जिनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आते हैं बेन जॉनसन, जिन्होंने क्लासिकल रूल्स को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, कैरोलाइन एज में ड्रामा अपनी पॉपुलैरिटी खोता गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी जा रही थी, जैसा कि हमने बात की, बहुत ज़्यादा प्रोज को लिखा जा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि इस टाइम पीरियड में था वो प्रोज था, ठीक है। प्रोज को ड्रामा प्रोज और पोइट्री लिखी जा रही थी, तो इस वजह से जो फ्रेंड्स लोग थे उनका इंटरेस्ट जो था, उनका टेस्ट जो था वो बदलता जा रहा था, चेंज होता जा रहा था, ठीक है। वो प्रोज की तरफ हो रहे थे, पोइट्री की तरफ हो रहे थे, और ड्रामा को वो छोड़ते जा रहे थे। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और रीज़न ये थी कि 1642 में ड्रामा थिएटर्स जो थे वो क्लोज कर दिए गए, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो ड्रामाटिस्ट थे उनकी जो ड्रामेटिक टेक्निक्स थी उनके थ्रू हम देख सकते हैं कि ड्रामा क्यों डिक्लाइन हो रहा था। फ्रेंड्स, उनमें जो है माइटी लाइन्स जो थी मार्लो की वो मेंटेन रखने में कामयाब नहीं हुए। उसके अलावा जो ब्लैंक वर्स का यूज़ था वो भी काफ़ी वीक होता जा रहा था। प्लॉट कंस्ट्रक्शंस जो थी उसमें केयरलेसनेस दिखाई जा रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑडियंस का चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेंज होता जा रहा था, उनका जो इंटरेस्ट था वो पोइट्री और प्रोज में था। तो इस वजह से ये कुछ मेन रीजंस थी जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड में ड्रामा जो है वो टोटली डिक्लाइन होता जा रहा था। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ वजूहात। उसके अलावा फ्रेंड्स ये भी नहीं है कि ड्रामाटिस्ट मौजूद नहीं थे इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में जॉन मार्स्टन, थॉमस डेकर वगैरह, उसके अलावा फ्रेंड्स जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस ब्यूमोंट, जॉन फोर्ड जैसे जो है राइटर्स मौजूद थे, फिलिप मैसेंजर और जेम्स शर्ली वगैरह जैसे राइटर्स मौजूद थे। लेकिन फ्रेंड्स ड्रामाटिस्ट मौजूद होने के साथ साथ फिर भी ड्रामा जो है वो अपने जो है इंटरेस्ट खोता जा रहा था, अपना डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, क्योंकि जो राइटर्स थे वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे ड्रामेटिक टेक्निक्स को, ड्रामेटिक प्लॉट्स को। तो इस वजह से फ्रेंड्स ये तो थी कुछ वजूहात जिनकी वजह से इस टाइम पीरियड में ड्रामा जो था वो डिक्लाइन होता गया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, आपका तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो इसी के साथ एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्यूरिटन एज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें, कॉमेंट करके इनकरेज कर दें, अप्रिशिएट कर दें। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।